मोदी मीडिया के इन सो कॉल्ड पत्रकारों को जब एक खबर दिखती है जिसमें मंदिर होता है, मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने की खबर सामने आती है, तो ये अपने आप ही एक नैरेटिव बना लेते हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन मन मन में कर लेते हैं कि मंदिर के साथ हुआ है तो जरूर किसी मुसलमान ने ही किया होगा। और उसके बाद ये आपके सामने सिर्फ खबर ही नहीं करते हैं, खबर तो इस अंदाज में करते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्वीट करके लिखते हैं, ट्वीट करके, जी हाँ, दे हैव दिस ऑडेसिटी कि ट्वीट में ये लिखते हैं, बुलंदशहर में मंदिरों में शिवलिंग खंडित किया गया लेकिन देश में सन्नाटा है, अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं। ये इन्होंने खबर की तरह नहीं दिखाया, इन्होंने इसको, इस खबर में क्या सच्चाई थी वो ढूंढने की कोशिश नहीं की। इन्होंने सीधा सीधा, क्योंकि इसमें मंदिर देखा, खंडित मूर्ति देखी, तो सीधा अटैक इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को करने की कोशिश की जो लगातार लोकतंत्र खतरे में है की बात कहते हैं, क्योंकि है। और अब ये जनाब गायब है, इनके मुंह से अब कुछ नहीं फूट रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस, इनको ऐसा लगा कि यूपी में ऐसी खबर सामने आई है तो जरूर मुसलमान होंगे जिन्हें पकड़ा गया होगा, या जिन्हें पकड़ा जाएगा वो मुसलमान ही होंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की आगे चल के, और जब जो पकड़ में आए वो लोग ये थे। नाम इनके देख लीजिए, और इनके नाम देखने के साथ ही ना सन्नाटा पसरा हुआ है। अब ये इस तरह के ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अभी इस तरह का शो भी नहीं कर रहे हैं, और तो और इन नाम देखने के बाद ये इतना घबरा गए हैं कि इन नामों में ना इनको जिहादी एंगल दिखाई देता है, ना इनको कोई आतंकी नजर आता है। मूर्ति को खंडित करना, जैसे कि एक हिंदू समुदाय के आदमी को तो हक है, लेकिन अगर ये मुसलमान होता तो ये आतंकी और जिहादी हो सकता था। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया, और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस ने इस पर क्या बोला है, जरा सुनिए। सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा। हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? जो लोग खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी होगी, मुसलमानों की बहन बेटियों को हम शादी करके उनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? कि यह सरकार आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आज आप देखते होंगे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहां से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। यह रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, इसमें ओएम नाम का एक अलग कैटेगरी है, अदर माइनॉरिटीज, उनके बारे में भी यह रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या कहता है? पूरा एक पिक्चर खींचता है और कहता है कि माइनॉरिटीज की हालत तो खराब है, लेकिन स्पेशली जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और अगर इनको अच्छे तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया तो आने वाले 10-15 सालों में यह भारत के नए दलित बनेंगे। चाहे लिटरेसी रेट हो, हायर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे इंडिकेटर्स पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको कैसे डेमोनाइज किया जाए, बात बात में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन, मॉब लिंचिंग। आप समझते हैं कि एक आदमी को एक झुंड मार देता है, यह इतनी आसान बात नहीं है। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। यह जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ चैलेंज है, उनको खुला एक चुनौती है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे, एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहाँ के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे पास कितने भी संविधान हो, कितने भी कानून हो, उनको हम नहीं मानते और हम सरेआम हत्या करेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी खामोशी, आपने सुना होगा ना, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। जो लोग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च पद पे बैठे पीएम हो, एचएम हो, चाहे वो सरकार का सीएम हो, चाहे सरकार वह स्टेट का एचएम हो, होम मिनिस्टर हो,
अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको समर्थन करता है। साधारण बात तो कम से कम बोली जानी चाहिए। अगर किसी की हत्या होती है तो कम से कम इतना तो कहा जाए कि यह हत्या जो है ये एक जघन्य अपराध है, इसकी हम जांच करेंगे, आरोपियों को सजा देंगे। इतना भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ये बात नहीं कहता। और ये मॉब लिंचिंग की वजह से भारत की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है। जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं खुले कानून को चैलेंज कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि हम आज 21वीं सदी में नहीं, हम 14वीं 15वीं सदी में रह रहे हैं। वो यह नहीं दिखा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम अफ्रीका के कल्चर को मान रहे हैं। ये एक मॉब लिंचिंग एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। उसके बाद आते हैं सरकार का रवैया। काफी लोगों ने कहा कि आजकल टारगेटेड लेजिस्लेशन का जमाना है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सीएए हो, लव जिहाद हो, एंटी कन्वर्जन लॉ हो, ये सारे जो कानून बने हैं इनको अगर तरीके से देखा जाए तो दिस ऑल एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक की बात ली जाए तो हमारी बहनों ने सड़कों पर आकर के कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, दानिश्वरों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकेडमिशियंस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आदमी आके कहता है कि हम मुसलमान बहनों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इंसाफ दिलाओगे ठीक है, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाओगे? मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कठुआ में हमारी बहन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ट्रिपल तलाक इसलिए लाया गया ताकर के नौजवानों को किसी तरह से पकड़ करके जेल में डाला जाए। आज आप देखिए लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग कानून बन रहे हैं, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में, कभी महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसके पहले आए थे इसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो एक केंद्रीय मंत्री से हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि कन्वर्जन होगा तो कानून तो बनेगा। मैंने कहा सर आपको लगता है कि कन्वर्जन अगर राष्ट्रीय समस्या है तो नेशनल लेवल पे एक ही कानून क्यों नहीं बनता है कि हर राज्य में कानून बन? मैं मानता हूं कि कानून बन जाए, और कानून किस लिए बनता है? अगर कोई डरा करके धर्म परिवर्तन करता है, कोई इंड्यूसमेंट से धर्म परिवर्तन करता है, कोई लालच दे करके धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो लोग खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी होगी, जो लोग खुलेआम कहते हैं कि इतने लोगों को हम कन्वर्ट करेंगे, जो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की बहन बेटियों को हम शादी करके उनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनके खिलाफ लव जिहाद का कानून क्यों नहीं काम करता? तो कहने का मतलब है कि जब कायदे कानून जिस परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, जिस माहौल के साथ बनते हैं, उसी तरह से काम होता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, लव जिहाद हो, कन्वर्जन का कानून हो, ये जब बना है तो जिस पर्सपेक्टिव में बना है, जब ये फील्ड में आता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहे कितना भी धर्म गलत तरीके से कर दे परिवर्तन, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं होगी। और लीगल तरीके से कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, और उसको 10 बार ठोका ठटाया जाता है कि भाई सही में बनना चाहते हो, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है, कोई तुमको लालच तो नहीं दिया है, अपनी मर्जी से बन रहे हो, अफिडेविट साइन कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी उस पर कार्रवाई होती है। मैं बोलना चाहता हूं हिंदू भाइयों को, हमारे बड़े भाई हैं इस देश में, उनके साथ हम इस देश को शेयर करते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। दोस्तों मेरे हिंदू भाइयों, ये सरकार जब से 2014 से आई है और आज 9 साल पूरा हो रहा है, 9 साल मुसलमानों का बुरा हाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार से कभी यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो? आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हो? आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते हो? हमारी बात तुम कब करोगे? मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपने कभी पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? पेट्रोल और डीजल जो 60-65 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे, आज 100 रुपए के ऊपर कैसे चले गए? गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का मिलता था, आज 1000 के ऊपर कैसे मिलता है? आज हम इसलिए नाकामयाब हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी हमसे मिल करके रहना चाहते हैं, जो सेकुलर तरीके से रहना चाहते हैं, उनको हम यह समझाने में नाकाम हुए हैं कि यह सरकार आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और 2014 में तरह तरह के जो वादे करके आए थे, उनका क्या हुआ? जो वादे किए गए थे, क्या हुआ तेरा वादा,
वो कसम वो इरादा। इतने बड़े बड़े तुमने कस्में खाई थी, इतने बड़े बड़े तुमने इरादे किए थे, क्या हुआ उसका? लेकिन उस पे कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं माइनॉरिटीज, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए इस सरकार से। हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें भेदभाव से आज़ादी दो, हमें गरिमा और डिग्निटी के साथ रहने दो। जैसे आपने कहा कि बजट का 5वां हिस्सा हमारा है, दलितों के लिए सब प्लान है जिनको 2% एलोकेट किया जाता है पूरे यूनियन बजट का। ट्राइबल्स के लिए 1.25% एलोकेट किया जाता है ट्राइबल सब प्लान के लिए। और देश में 20% माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए पता है आपको कितना एलोकेट होता है? 0.2% ऑफ द यूनियन बजट। हमारा मानना है कि माइनॉरिटीज के लिए भी एक सब प्लान क्रिएट किया जाए और उनके आबादी के हिसाब से यूनियन बजट से उनको एलोकेट किया जाए। आपके पास जो पैम्फलेट दिया गया है उसमें जो आखिरी जो मुद्दा है, इसके पहले हम लोगों ने उस पर चर्चा करके ऐड करवाया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। आप देखते हैं कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस इस तरह से हैं कि सिख भाई हमारे, उनकी आबादी के हिसाब से पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका थोड़ा कम है, लेकिन मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। पार्लियामेंट में आज 25 एमपीज हैं। कितने एमपीज होने चाहिए? 78 एमपीज होने चाहिए। 78 एमपीज के अगेंस्ट में सिर्फ 25 एमपीज हैं। सारे स्टेट असेंबलीज में वही हाल है। राज्यसभा में नदारद हैं, पावर सेंटर में नदारद हैं, और स्टेट्स हो या सेंटर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। ये सिचुएशन इसलिए है कि जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं वो उन्हें टिकट नहीं देती। देश में 14.2% मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस कितना फीसद टिकट देती है? 6.5%। यानी लोकतंत्र की पहली ही सीढ़ी पे जब आप कदम रखते हैं तो आपके साथ अन्याय होता है। जो रीजनल सेकुलर पार्टीज हैं वो थोड़ा सा बढ़ा करके देती हैं, लेकिन वो भी अन्याय करती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 14.2% मुसलमान आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, और इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि कल जा करके अगर आपने मुसलमानों को इसी तरह से पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया, उनको टिकट नहीं दिया, उनको एमएलए नहीं बनाया, उनको एमपीज नहीं बनाया, पॉलिटिक्स में उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो और एमआईएम पैदा होंगे, और एआईयूडीएफ पैदा होंगे, और मुस्लिम लीग पैदा होंगे। आज एक एआईएमआईएम है, एक एआईयूडीएफ है, एक आईयूएमएल है। कल जाकर के आपको दसों में इस संख्या को देखना पड़ेगा। और ये बीजेपी का असेंबली का इलेक्शन होता है, लेकिन एक भी मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती है। उनसे हमको कोई पॉलिटिकल उम्मीद नहीं है। लेकिन जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं और उनको उनके प्रोपोर्शन में टिकट नहीं देती हैं, वो आज नोट करके रख लें कि कल उनको एक नहीं 2 एमआईएम का सामना करना पड़ेगा। एक एआईयूडीएफ का नहीं, कई एआईयूडीएफ का सामना करना पड़ेगा। एक आईयूएमएल का नहीं, कई एआईयूएमएल का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक की संकल्पना, द कंसेप्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। विश्व के प्रत्येक देश में माइनॉरिटीज होते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हों, चाहे रेशियल हों, चाहे नेशनल हों या रिलीजियस हों। हर देश में कोई ना कोई माइनॉरिटी है। भारत में हिंदू मेजॉरिटीज हैं, बाकी सारे माइनॉरिटीज हैं। आप श्रीलंका में जाइए, वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है, बाकी धर्म माइनॉरिटी में है। आप पाकिस्तान में जाइए, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बाकी धर्म माइनॉरिटीज में है। यू गो टू जापान, बुद्धिज्म वहाँ पे मेजॉरिटी में है, बाकी माइनॉरिटीज में है। आप जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर भी रेशियल माइनॉरिटीज हैं। तो ये संकल्पना कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ओवर। अब बात ये आती कि जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या करते हैं। जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, नेशनल हो, रेशियल हो या रिलीजियस हो, उन्होंने उस देश में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ भी हम कर रहे हैं। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, द क्रिएटिव एंड डेडिकेटेड माइनॉरिटीज ऑलवेज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यानी अल्पसंख्यकों ने इस विश्व को एक अच्छी जगह बनाई है रहने के लिए। द यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू रेशियल, नेशनल, इथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो कहता है कि अगर किसी देश को प्रोग्रेस करना है, किसी डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस करना है, किसी देश में अस्थायित्व लाना है, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है,
तो यह जरूरी है कि वहाँ के माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं, और सिविलाइजेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स विथ माइनॉरिटीज, यानी एक सभ्यता को इस हिसाब से जज किया जाएगा कि वो अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट करता है, क्या सलूक करता है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों ने इस बात की तायीद की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए। लॉर्ड एक्टन यूनिवर्सल लेवल पे एक बहुत बड़े माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जैसे आप अपने देश में काम करते हो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। उनका कहना है कि द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इंजॉयड बाय द माइनॉरिटीज, यानी कितना सुरक्षा माइनॉरिटीज अपने देश में इंजॉय करता है, इससे साबित होता है कि उस कंट्री में, उस देश में प्रजातंत्र कितना मजबूत है। शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये काली रात खत्म नहीं होगी। आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। नहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो। तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे। आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक। गृह मंत्री जी ने सही कहा कि यह एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है। हाँ, ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है। आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है। और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे। मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। You said rise above politics. I request you, Home Minister, you rise above politics, because this is nothing but politics. You are destroying the future of this country. Sir, I have the following things to say and following objections about this bill. First, this bill gives legal color to the two-nation theory, which I have already stated. Two, religion cannot be a factor in the acquisition of citizenship that has been rejected by the Constitution of India. So there are three concepts that you must understand, which is the basis of citizenship. Number one, born in the territory of India. Number two, my parents were born in the territory of India, descent. And number three, that I am ordinarily resident in the territory of India. There is no fourth concept on the basis of which citizenship can be granted. Sir, I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I came to India and I was born here in 1948, but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why? Well, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. But there was a provision in the Constitution which said that if you are born in an India of 1935, persecuted. Has anybody said that they've been persecuted? There are also other illegal immigrants, I won't name the religion they belong to, who have also come, who are also illegal immigrants. So how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant? And how do you say, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो persecute हुए थे? आपको कैसे मालूम कि वो persecute हुए थे? मैं उदाहरण देता हूं। एक शख्स यहां 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं, उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो। आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं। तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है?
किसी ने कहीं गया है बोला है इन ये जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो। प्लीज कंक्लूड। जो शख्स 1 सेकंड सर, जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो, तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी बात सर, just I'm just finishing. Just my third. There are 4 more speakers from your party. Sir, few minutes. 4 more Just give me. Just third point, sir. They are targeting a community without naming it. In this bill, they are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilize our polity, and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, of our beliefs, of our ethos. It has consequences that you can't even imagine. And this is part of your political strategy. The last thing I want to say, sir, is this, that this is legally tenable and legally reprehensible, morally reprehensible. मैंने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी सरकारी योजना की शुरुआत करते नहीं देखा। विशाल पंडाल लगा है, शानदार मंच सजा है, क्रेन और जिमी जिब पर कैमरे लगे। क्रेन टॉप पे होता है, टॉप एंगल, दोनों तरफ सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं। बीच में 50 फुट लंबा रैंप बना है। रैंप समझते हैं ना? फैशन शोज में मॉडल और रंगारंग कार्यक्रम में गाने वाले जो सिंगर्स होते हैं वो सब ऐसे ही रैंप पर चलते हुए परफॉर्म करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इवेंट की तरह पूरा माहौल बनाकर परफॉर्म करने की तैयारी कर रखी थी, और जब तैयारी ऐसी थी तो परफॉर्म तो करना ही था। मुख्यमंत्री के हाथ में सिर्फ डमरू नहीं है, अंदाज एकदम गिली गिली पाशा टाइप से। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने रैंप पर टहलते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ी सरकारी योजना के तहत अपने सूबे की लाखों महिलाओं को हर महीने कुछ रकम ट्रांसफर करने का ऐलान किया। कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आप पहचानते ही हो, एमपी के मामा जी। और इतने तामझाम के साथ नाटकीय अंदाज में जिस तरह की योजना का लाभ देने का ये मामा जी ऐलान कर रहे हैं, ये वैसी ही योजना है जिसे इन्हीं की पार्टी के सुपरस्टार, नीति निर्धारक और सबसे बड़े हाकिम ने रेवड़ी कल्चर घोषित कर रखा है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े हाकिम यानी मोदी जी ने बीते कई महीनों के दौरान कई बार अलग अलग राज्यों में अपनी सभाओं में मुफ्त रेवड़ियां बांटने को लेकर विपक्षी दलों को टारगेट किया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इवेंट का स्टेज बनाकर
कैसे रेवड़ियां बांट रहे हैं, जरा मिसाल देखिए, विस्तार से अभी बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री का अंदाजे बयां देखिए, एलाने रेवड़ी देखिए, और फिर आगे की बात करते हैं। तो पहले देखिए और सोचिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से आपने देखा है पहले? देखिए, ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर मोदी दूंगा जी से सीखकर सब 1500 रुपया महीना। इवेंट का आयोजन कर, तो मामा जी ने भी अपना एक 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय सुनते जाइए, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। अब इसे तमाशा कहें या क्या और कहें? 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। अभी खेल जैसे जैसे पैसे का चलेगा। इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी हर महीने। योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, शुरुआत में मामा जी ने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, 1000 रुपया से हुई है, अभी तो 1000 से शुरू हुआ है योजना, केवल 1000 पैसे जुटाता जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, 1250 कर दूंगा, फिर और पैसे का इंतजाम हुआ तो 1500 कर दूंगा, लेकिन इतने पर ही नहीं रुकूंगा, पैसे के और इंतजाम हो जाएंगे तो 1750 करूंगा, लेकिन धीरे फिर 2000 करूंगा। 1000 रुपया से इसको आपका भाई शिवराज रुकने वाला नहीं है बहनों, का इंतजाम और 2000 पर भी नहीं रुकेगा आपका भाई। उसके बाद 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2500 से लेकर 3000 तक की रकम देगा तुम्हारा भाई शिवराज, एकदम तमाशे की तरह सरकारी रकम उसके बाद ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए मैंने कहा, मैंने ऐसे कभी नहीं किसी मुख्यमंत्री को देखा था। कहां से पैसे का इंतजाम होगा, कहां से आएंगे, जुटेंगे नहीं जुटेंगे, ये सब बाद की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे खजाना इन्हें मिलने वाला और उसके बाद सब करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किसी सीएम को ऐसे पैसे ट्रांसफर करते नहीं देखा था। हाँ, एक बार मोदी जी को बिहार चुनाव के दौरान पैकेज की बोली लगाते देखा, वो वीडियो भी हम आगे दिखाएंगे, वो भी अपने आप में इतिहास में दर्ज है। और मोदी जी से प्रेरणा लेकर सब उन्हीं को कंपटीशन दे रहे। लेकिन आज मामा शिवराज की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। अब कुछ गिनती के महीने बच गए, तो मामा जी अपने सूबे की लाडली बहनों का ख्याल कर रहे हैं। उन्हें ख्याल आ गया, वक्त जब चुनाव का होता है तो नेताओं को ख्याल आता है। 5 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर शिवराज ने इस लाडली बहन योजना की घोषणा की थी और अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर जबलपुर में पहली किस्त जारी कर दी थी। पहली इंस्टॉलमेंट पत्नी की जन्मदिन पर। लाडली बहन योजना के लिए 23 साल से ज्यादा उम्र की जो गरीब और निम्न वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें 1000 प्रति माह देने का ऐलान किया गया था जब घोषणा हुई थी इस योजना की। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए और 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, ये पात्रता है। राज्य भर में योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म उसी समय से भरे जाने लगे जैसे ये इस घोषणा का ऐलान हुआ। और ये सब इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि चुनावी साल है। तभी कांग्रेस
तो मास्टर है, कर्नाटक में जीत चुकी है। कांग्रेस ने भी नारी सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी, 500 बढ़ाकर, और साथ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस की इस घोषणा के बाद पार्टी की तरफ से कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि लगभग 45 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब शिवराज जी को बेचैनी हुई कि हमने तो 1000 कहा था और ये कांग्रेस वाले अब 500 बढ़ाकर कह रहे हैं। तो मामा जी ने 3000 तक का लॉलीपॉप दे दिया। अब 1000 को 2000 या 3000 आप कब कर देंगे? इतने पैसे कहां से आएंगे? खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पहले तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और कितने साल में करेंगे? 5 साल 10 साल की प्लानिंग है, क्या है? जैसे 15 लाख वाला अभी तक आया नहीं मोदी जी का, ये सब तो शिवराज जी को पता होगा। लेकिन मोदी जी लगातार अपनी सभाओं में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर भाषण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री इस तरह के ऐलान कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के। कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले 5 गारंटी स्कीम का ऐलान किया था तो पीएम मोदी लगातार रेवड़ी कल्चर को लेकर हमला करते रहे और देश के लिए खतरनाक बताते हुए भाषण देते रहे। क्या कहते रहे? और जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तो उन्हीं के मुख्यमंत्री ये चुनावी मौसम में ये क्या कर रहे हैं? इतना तमाशा। और उसके बाद 1000 से लेकर 1215, हालांकि उन्होंने 50-50 का भी बढ़ाते तो शायद भाषण लंबा हो सकता था, लेकिन उन्होंने 250 का एक रखा बेंचमार्क, 250, 1000, 12.5, 15, 17.5, 2000, 12। प्रधानमंत्री जी क्या कहते रहे? प्रधानमंत्री जी के भाषण के कई टुकड़े हमारे पास हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री, मैं देख रहा हूं अमर उजाला के हवाले से बता रहा हूं, अक्टूबर में भाषण दिया था, मुफ्त रेवड़ी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा लोगों ने इससे देश को मुक्त होने का करने का लिया संकल्प। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एमपी के लिए ही एक स्कीम जो थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत लाभार्थियों को वो कुछ मकान देने का ऐलान कर रहे थे। उसी में उन्होंने कहा कि करदाताओं को देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च हो रहा है, लेकिन वही करदाता जब देखता है कि मुफ्त रेवड़ी हो रही है, मुफ्त में बट रही है, अपने से एकत्र किए पैसे बांटने पर वो निराश हो जाता है। आज मुझे करदाता पत्र लिख रहे हैं, मुझे खुशी है कि देश के एक बड़े वर्ग ने रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। तो सब, और रेवड़ी संस्कृति कल्चर देश के विकास के लिए खतरनाक है। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान ने 1000 से 3000 तक का जो लॉलीपॉप दिया, 1000 तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 3000 तक का जो लॉलीपॉप दिया, ये रेवड़ी कल्चर है या क्या है? ये कौन बताएगा? और करदाता इसको देखकर निराश होता है या नहीं, ये कौन बताएगा? प्रधानमंत्री के कई भाषण हैं। एक और भाषण देख रहा हूं, 27 अप्रैल का है, ये भी उन्होंने भाषण दिया, ये कर्नाटक में दिया था। रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश। और इसी में उन्होंने कहा है हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाया है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च कर रहे हैं और राज्य कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वो आने वाली पीढ़ियों का वह खाए जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियां बनाने के लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ भविष्य की भी सोचनी पड़ती है। मोदी जी का भाषण है कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी स्कीम की बात